फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में और कूलम्स लॉ के बारे में। आज हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो हम लोग चार्ज से शुरू करते हैं। एक पॉइंट चार्ज है +Q1। हम लोग कोई दूसरा चार्ज लाते हैं जिसकी जो कि +Q0 है, इसके पास लाते हैं Q1 के पास। तो क्या फील करेगा? ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये रिपल्सन फील करेगा। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम मान लेते हैं r डिस्टेंस है। फिर इस +Q0 चार्ज, इसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं, टेस्ट चार्ज, क्योंकि इस पे हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं। इस Q0 को हम उठा के यहाँ पे लाते हैं तो भी ये फोर्स फील करेगा। अगर हम इसको यहाँ लाते हैं तो भी फोर्स फील करेगा। यानी कि इस टेस्ट चार्ज को हम Q1 के आसपास कहीं पे भी रखेंगे स्पेस में तो ये फोर्स फील करेगा। तो इससे ये पता चलता है कि इस Q1 चार्ज, जो +Q1 चार्ज है, इसके अराउंड एक स्पेस, एक ऑरा क्रिएट हो गया है जिसमें कोई भी दूसरा चार्ज आ रहा है तो उस पे फोर्स लग रहा है। इसी स्पेस को, ये 3 डायमेंशनल स्पेस होता है, इसी स्पेस को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है स्पेस अराउंड अ चार्ज in which a test charge experience a force। अब फिजिकल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी जो फिजिकल, ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी फिजिकल क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है? जो ये फोर्स लगा रहा है दूसरे चार्ज पे, तो ये यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम लोग जो भी फोर्स लग रहा है इस Q0 पे, इसको Q0 से डिवाइड कर देंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाता है। ये रेशियो होता है फोर्स और चार्ज का। तो यहाँ से इसकी यूनिट क्या निकल के आती है? इसी फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड की SI यूनिट निकल के आती है न्यूटन पर कूलम। ये इसकी SI यूनिट है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी भी डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन क्या होती है? ये डिपेंड करता है चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आउटवर्ड्स होती है, बाहर की तरफ होती है। और निगेटिव चार्ज के लिए ये इनवर्ड्स होती है, अंदर की तरफ होती है। अभी आउटवर्ड और इनवर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग लाइंस का यूज करते हैं, जिनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं? कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, वो रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हम लोगों ने कूलम्स लॉ में देखा था ना कि दो चार्जेस होते हैं, एक Q1 और दूसरा यहाँ पे हम ले लेते हैं Q0। इनके बीच की डिस्टेंस है r। तो Q1 की वजह से Q2 पे कुछ फोर्स लगेगा और Q2 की वजह से Q1 पे कुछ फोर्स लगेगा। हम मान लेते हैं Q1 पे जो फोर्स लग रहा है वो है F1, Q0 पे जो फोर्स लग रहा है वो है F2। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये जो F है, F1 कह लें या F2 कह लें, ये फोर्स होगा 1/4πε0 Q1 Q0 बाई r²। ये फोर्स होगा। यहाँ पे हम लोग, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें, इलेक्ट्रिक फील्ड हम किस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1। किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं? इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं P पॉइंट। ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1 एट P पॉइंट पे निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें इस फोर्स को, कौन सा फोर्स? जो फोर्स यहाँ पे इस पे इधर लग रहा है P पॉइंट पे, जो Q0 रखा है, इस पे जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को हमें डिवाइड करना होगा इसी Q0 चार्ज से। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी। अब इसको Q0 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 1/4πε0 Q1 बाई r²।
क्योंकि क्यू नॉट तो डिवाइड हो जाएगा। तो यही जो हमारे पास निकल के आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये फॉर्मूला है। यहाँ पे Q1 चार्ज रख देंगे, R डिस्टेंस है। डिस्टेंस किसकी? जिस पॉइंट पे हम लोग निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके चार्ज से। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आता है। यूनिट इसकी न्यूटन पर कूलम। और जो P पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग अगर डायरेक्शन की बात करें, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो इसकी डायरेक्शन हम लोग एक वेक्टर से बनाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। तो यहाँ पे इस जगह पे होगी, हम आउटवर्ड ऐसे होगी, ई की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, क्योंकि Q1 पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से जो लाइंस है वो बाहर की तरफ निकलेंगी। ठीक है, जैसे कि इस डायग्राम्स में आप लोग देख सकते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं। ये नेगेटिव चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आ रही हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो इम्पोर्टेंस है, इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो टेंजेंट टेंजेंट एट एनी पॉइंट, जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वो बताएगी। टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। टेंजेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमेशा ये स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, कभी कभी कर्व्ड लाइन भी होती है। तो उस केस में हम लोग टेंजेंट लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ इस डायग्राम में देखिए, बी डायग्राम में इस ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर हमें निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे। जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट तो अभी जो बताया कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिंक करती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। दे नेवर इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्यों करेंगी? जैसा कि अभी बताया ना, कि अगर मान लेते हैं एक ये लाइन और एक ये लाइन, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाहें तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो दो टेंजेंट आएंगे। तो कौन सी दो डायरेक्शन आएंगी ना, कौन सी डायरेक्शन हमें लेना है? इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, चाहे कितना भी ये पास दिखें, लेकिन कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। फिर तीसरा पॉइंट है कि इनकी जो डेंसिटी है, क्लोजनेस है, कितनी पास है ये लाइंस, वो हमें बताती है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डेंसिटी ऑफ लाइंस क्या बताता है? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा इधर देख सकते हैं, इस लेफ्ट वाले डायग्राम में, यहाँ पे चार्ज के पास का जो एरिया, यहाँ पे लाइंस पास पास हैं, और दूर जाएंगे तो ये लाइंस भी दूर हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पास वाला पॉइंट है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, और जैसे हम लोग दूर जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। राइट साइड वाले डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, चार्ज के पास जो है ये लाइंस एकदम बहुत पास पास हैं, और जैसे दूर जा रहे हैं तो लाइंस भी दूर दूर हो रही हैं, है ना? तो जो हमने अभी फॉर्मूला देखा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये है कि आर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, आर कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगी। तो वही यहाँ पे इन लाइंस की डेंसिटी से भी शो होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई कंडक्टर अगर है, जैसे एक आयरन बॉक्स है, जो सभी साइड से आयरन से कवर्ड है, अंदर से हॉलो है, तो क्या होगा? तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी कंडक्टर में नहीं होती हैं, क्योंकि कंडक्टर में चार्ज की जो प्रॉपर्टी होती है, चार्ज एकदम आउटर सरफेस पे आ जाता है। अंदर मतलब अंदर बल्क मटेरियल के अंदर चार्ज नहीं रहता है, बाहर आ जाता है, इसलिए ऐसा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर में नहीं होती हैं।
तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस की। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये क्या होता है? डाइपोल मतलब दो पोल। कौन कौन से पोल? एक नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल। पोल का मतलब यहाँ पे है चार्ज से, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, माइनस क्यू और प्लस क्यू। इनके बीच की डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं 2L। इनके बीच की डिस्टेंस है 2L। 2L क्यों ले रहे हैं? इसका रीज़न ये है कि जब हम लोग इसके सेंटर से मेज़र करेंगे तो L डिस्टेंस पे पॉजिटिव चार्ज होगा और L डिस्टेंस पे ही नेगेटिव चार्ज होगा। ये हमें कैलकुलेशन करने में, डेरिवेशन करने में हेल्प देता है, क्योंकि हम लोग कभी भी डाइपोल को एक सिंगल सिंगल फिजिकल क्वांटिटी की तरह देखते हैं, तो इसका हमेशा इसकी मेजरमेंट सेंटर से होती है, किसी चार्ज से नहीं होती है। तो सेंटर से हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस जो होगी तो L प्लस या L माइनस करके आ जाता है ना। इसलिए यहाँ पे 12 लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? वो यही चीज़ है जो फिगर दिख रहा है, माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज 12 डिस्टेंस पे रखा है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये तो है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? ये प्रोडक्ट होता है इन चार्ज का और इनके बीच के डिस्टेंस का। इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये P हो जाता है चार्ज, जो कि Q, दोनों चार्ज नहीं लेंगे, पॉजिटिव और माइनस दोनों नहीं लेंगे, एक ही लेंगे। इनके बीच की डिस्टेंस है 2L। तो ये आ जाता है 2QL। ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी। इस एरो से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कई बार, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन वो हमेशा पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में जाती हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ये भी दो केसेस होते हैं, जैसे हमने देखा ना इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो यहाँ पे दो केस बनते हैं। एक एक्सिस पे, इसकी जो एक्सिस है, एक्सिस क्या है? यही ये जो लाइन इन दोनों के बीच की ज्वाइन हो रही है, की डिस्टेंस ले लेते हैं 2L। ठीक है। और ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से ये L पे है और ये भी L डिस्टेंस पे है। हम लोग कोई एक बहुत दूर एक पॉइंट लेते हैं, P पॉइंट, ये वाला। तो हमें इस पॉइंट पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल की वजह से। और इस P की डिस्टेंस क्या है? R है। ये डिस्टेंस हम लोग सेंटर ऑफ डाइपोल से मेजर करते हैं हमेशा। ये रीजन है। तो हाँ, तो यहाँ पे दो चार्जेस हैं, प्लस Q1 और Q2। हम लोग इसको Q1 Q2 की जगह माइनस Q और प्लस Q ले लेते हैं। ठीक है। तो प्लस Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम मान लेते हैं E1 है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड होगी E1। माइनस Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्ड होगी, E2 ले लेते हैं, E1 और E2। हम यही दोनों निकालेंगे और फिर इनका वेक्टर सम ले लेंगे। तो E1 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q, ड्यू टू चार्ज प्लस Q। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, यहाँ पे प्लस Q है, अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगी? इस Q1 प्लस Q और इस P की डिस्टेंस, तो ये R माइनस L होगी। इसमें हम लोग L को माइनस कर देंगे, तो R माइनस L होल स्क्वायर ये होगी। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज, ये क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q
हालांकि यहाँ पे हम लोग साइन नहीं रखेंगे क्योंकि ये मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। और डिस्टेंस इसकी क्या हो जाएगी, आर प्लस एल हो जाएगी। तो आर प्लस एल होल स्क्वायर ना, यहाँ पे हम लोग साइन इग्नोर कर देते हैं। तो ये हो गया क्यू अपॉन आर प्लस एल। अच्छा, अब हमको देखना है कि कौन सी ई मतलब E1 और E2 में कौन सी बड़ी होगी। तो ये कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों को देखो, चार्ज सेम है। यहाँ पे आर माइनस एल है, डिनोमिनेटर छोटा है ना। तो क्या होगा, E1 ज्यादा होगा। सो E1 इज ग्रेटर देन E2। E1 ग्रेटर देन E2 यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो बाहर की तरफ आएगी, आउटवर्ड होगी, है ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कुछ होगी, ई हम लोग ले लेते हैं और ये होगी E1 माइनस E2। माइनस करेंगे E1 में E2 को, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आएगी वो हो जाएगी E1 माइनस E2। और यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कॉमन आ जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। और यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, 1/r माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल होल स्क्वायर। ये आएगा। इसको हमें सॉल्व करना होगा। तो E इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो आर माइनस एल होल स्क्वायर, आर प्लस एल होल स्क्वायर। और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आर प्लस एल होल स्क्वायर माइनस माइनस आर माइनस एल होल स्क्वायर। तो सॉल्व करने पे नीचे हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ऊपर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दोनों में कैंसिल हो जाएगा, 2RL प्लस 2RL, 4RL बचेगा। ठीक है। तो ये आता है। तो यहाँ पे एक हम लोग एजम्पशन लेते हुए, एजम्पशन क्या होता है कि जो पी पॉइंट है ये इस डाइपोल से बहुत दूर है, बहुत 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 दूर है। इतना दूर होता है कि ये जो डाइपोल है इसको हम लोग एक मतलब एक बहुत छोटा सा दिखता है। तो ये जो आर है एज कंपेरिजन टू एल बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो यहाँ पे आर हम लोग लिख रहे हैं ये एल से बहुत ज्यादा है। तो हम लोग एल स्क्वायर को इसका मतलब क्या हो गया, एल एल छोटा है तो एल स्क्वायर को हम लोग बहुत नेग्लेक्ट करते हैं। मतलब एल छोटा है तो एल स्क्वायर और भी छोटा होगा, है ना। जैसे अगर एक एग्जांपल है, एल 0.5 है तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 0.25 हो जाएगा और छोटा हो गया ना। तो वैसे ही एल स्क्वायर छोटा हो गया तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो एल स्क्वायर इज नेग्लिजिबल। तो यहाँ पे एल स्क्वायर को हटा दिया, जीरो रख दिया। तो ये ई निकल के आएगा, ई आएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऊपर वाला सेम रहेगा, 4RL। नीचे आर एस एल स्क्वायर हटा दे तो आर की पावर 4। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ऐसे ही लिखेंगे। और ऊपर ये 2QL को साथ में लिखेंगे। क्यू यहाँ से लिया, 2L ऐसे ले लिया। आर से आर की पावर 4 कट जाएगा तो आर क्यूब बचेगा। 2QL हमने पढ़ा था, ये डाइपोल मोमेंट होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो 2QL को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं P से। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा निकल के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब। ये आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे हम लोगों ने मिस कर दिया, 4 है ये तो एक 2 एक्स्ट्रा आएगा यहाँ पे, है ना। एक 2 बाहर भी आएगा। तो ये 2P अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। तो E इक्वल्स टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन आर क्यूब। तो ये जो निकल के आ रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से उसके एक्सिस पे। और यूनिट हमको पता है, न्यूटन पर कूलम ये होता है। ठीक है।
डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन अभी हमने निकाला है ना, ये आउटवर्ड्स होगी। क्यों? क्योंकि E1 इज ग्रेटर देन E2, E1 E2 से बड़ा है। ठीक है, इस वजह से। तो ये याद रखिएगा, इसकी हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सिस ऑफ डाइपोल। ये इंटेंसिटी है, इसकी हेडिंग है। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरह से एक दूसरा केस बनता है। दूसरा केस ये बनता है कि अगर हम लोग एक्सिस पे नहीं बल्कि इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे अगर हम लोग ले लें, है ना, जैसे ये हमारे पास डाइपोल है, यहाँ पे भी इसको हटा के -q और +q, ये दोनों चार्जेस हैं, इनके बीच की डिस्टेंस है L L, है ना। तो अब हम लोग जो पॉइंट ले रहे हैं वो यहाँ पे ले रहे हैं, P पॉइंट ये है, इनके परपेंडिकुलर है, और कुछ हाइट पे इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, इक्वेटोरियल मतलब जो इसके मिड से पास हो। तो यहाँ पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट, यहाँ पे हमें निकालनी है। तो क्या होगा? सेम वही करेंगे, ये प्लस चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, ये E1 ले लेते हैं। ये -q चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगी, E2 ले लेते हैं। तो E1 इधर है, E2 इधर है। तो अब क्या होगा? हाँ, यहाँ पे हम लोग एंगल भी ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये थीटा बन रहा है। ठीक है, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। तो E1 और E2 अब कुछ एंगल पे हैं, और हमें इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इनका वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो हम इसी डायग्राम को इधर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा E1, ये है E2, और जो एंगल है थीटा वो ये होगा, थीटा ये है ना। और इधर इधर पे बात करेंगे तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, है ना, क्योंकि आ, ये दूसरा एंगल थीटा कैसे होगा? क्योंकि ये दोनों लाइंस इक्वल है, और ये 90, ये वाला एंगल पूरा 90 है, तो ये वाला 90 माइनस थीटा होगा। तो 90 माइनस 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है, दो बार माइनस करेंगे 90 से, तो ये एंगल भी हमारे पास थीटा निकल के आएगा। तो अब E1 और E2 के हम लोग कंपोनेंट्स करेंगे। तो इधर पे जो आएगा वर्टिकल कंपोनेंट, ये हो जाएगा E1 साइन थीटा, और आ, एक मिनट, ये वाला एंगल थीटा नहीं होगा, थीटा इधर ही होगा, ये वाला। क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, इसलिए तो ये थीटा, तो ये भी थीटा। अब ये वाला थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल बनना, जितना मैग्नीट्यूड जितना E1 का होगा उतना ही E2 का भी होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो वर्टिकल कंपोनेंट किया E1 का, तो ये E1 साइन थीटा हो गया, और ये हो गया E1 कॉस थीटा। इसी तरह से E2 का करेंगे तो ये हो जाएगा E2 साइन थीटा, और इधर पे E2 कॉस थीटा। तब हम लोग देख रहे हैं E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों अपोजिट है, और E1 E2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि देखो यहाँ से जो P पॉइंट है, इसका डिस्टेंस जितना -q से उतना ही +q से भी है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में E1 साइन थीटा माइनस E2 साइन थीटा 0 हो जाएगा। अब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो लेफ्ट साइड होगी, इस डायरेक्शन में E। अब ये नेट E कैसे निकलेगा? ये होगा E1 cos थीटा, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस देखना पड़ेगा।
प्लस Q1 प्लस Q से P की डिस्टेंस क्या होगी? ये यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, तो इनके बीच की डिस्टेंस तो ये हो गई L, और ये जो P की डिस्टेंस है इस डाइपोल से वो होती है R। तो ये R ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो वर्टिकल लाइन है ना? तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ऐसे, ये है R, ये है L। तो ये हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इधर पे हम लोग रखेंगे, R स्क्वायर होता है ना डिस्टेंस, तो इसी का इस हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी तरह से E2 निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। और यहाँ पे भी ये डिस्टेंस हाइपोटेनस है, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये आया E1 और E2। अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगा इन दोनों का सम। किन दोनों का? E1 cos थीटा और E2 cos थीटा का। E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो E1 और E2 सेम है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2E1 cos थीटा। वैल्यू भी रख रख दें, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। अब बात आती है cos थीटा कैसे निकलेगा, तो इसी राइट एंगल ट्रायंगल में देखें तो ये एंगल थीटा है, यहाँ से cos थीटा क्या होगा? cos थीटा अगर हम लोग रिप्लेस करें तो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, हो जाएगा L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये निकल के आएगा। इसको फिर से रीअरेंज करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q बाई, ऊपर हो जाएगा 2QL, और नीचे हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू पावर 3/2, क्योंकि यहाँ पे एक ये है और एक अंडर रूट में है। तो ये आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन वही एजम्पशन यहाँ पे भी लेंगे कि जो R है ये बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू L, P पॉइंट बहुत दूर है। तो यहाँ पे हम लोग ये एजम्पशन लेते हैं R इज वेरी मच ग्रेटर देन L, so L square can be neglected। L स्क्वायर को हम लोग इग्नोर करेंगे, तो E आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL अपॉन, यहाँ पे R² टू द पावर 3/2 हो जाएगा R क्यूब, और 2QL होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसको भी रिप्लेस करेंगे तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। ये निकल के आता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, यूनिट इसकी होगी न्यूटन पर कूलम। और डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन ये लेफ्ट साइड होगी, इस तरफ ऐसे। ठीक है, ये ऐसे बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जो लाइन है उसके पैरेलल होगी, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पे ये डेरिवेशन नहीं आता है एग्जाम में, हमें डेरिवेशन के में ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ये जो फॉर्मूले निकल के आए लास्ट में, इधर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब, और यहाँ पे आया P/R क्यूब। ये याद रखना है, और इनकी डायरेक्शन याद रखनी है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, और फॉर्मूला। बाकी ये जो बेसिक्स हम लोग बीच में देख रहे हैं डेरिवेशन में कि कैसे निकल के आ रहा है, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो रही है, कंपोनेंट्स कैसे कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें हेल्प मिलेगी, हालांकि ये पूरा डेरिवेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं टॉर्क। किसी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो क्या होगा? ये डाइपोल पे फोर्स फील होगा, तो इस फोर्स की वजह से ये मूव नहीं करेगा, इस पे टॉर्क लगेगा, और टॉर्क लगेगा तो ये रोटेट करेगा। ठीक है, कैसे होगा?
यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? ये एल है और ये भी एल है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान लेते हैं कि राइट साइड में है ई इलेक्ट्रिक फील्ड या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि जो कहीं पे भी चेंज ना हो, सभी पॉइंट पे सेम रहे, यूनिफॉर्म रहे। तो जो फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इस क्यू पे फोर्स लगेगा, तो प्लस क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो राइट साइड पे होगा F1 फोर्स, और माइनस क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो लेफ्ट साइड पे होगा F2 फोर्स। ठीक है, नेगेटिव है ना, इसलिए इस पे अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लगेगा। और जो जो टॉर्क है इस F1 और F2 की वजह से क्या हो रहा है, इस मिड पॉइंट के अराउंड ये एक्सिस बन जाएगा, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अराउंड ये रोटेट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, F1 की वजह से भी और F2 की वजह से भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये मान लेते हैं कि ये जो एंगल है इनके बीच का ये है थीटा, ये थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से। तो यहाँ पे क्या होगा, टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स, इसको हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फोर्स F1 लग रहा है, ठीक हो गया F1। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? ये डिस्टेंस होगी, ये वाली, ये वर्टिकल डिस्टेंस। और ये कैसे निकलेगी? ये इसका हाइपोटेनस L है, तो ये क्या हो जाएगा, L साइन थीटा। तो ये हो गया L साइन थीटा। इसी तरह से जो दूसरी फोर्स लग रही है F2, ये F2 हो गया। यहाँ पे भी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कौन सी होगी? ये वाली डिस्टेंस होगी, है ना, और ये थीटा है, तो ये भी L साइन थीटा हो जाएगा। और F1 और F2 के जो मैग्नीट्यूड्स हैं ये क्या है? ये तो इस चार्ज पे फोर्स लग रहा है ना, तो किसी चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है वो सिंपली हो जाता है क्यू ई, एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वही फोर्स की डायरेक्शन होगी। अगर नेगेटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन होगी फोर्स की। ठीक है, जैसे कि हमने इसको लेफ्ट साइड पे लिया है माइनस क्यू के लिए, तो F1 और F2 दोनों ही क्यू ई हो जाएंगे। तो क्यू ई एल साइन थीटा प्लस क्यू ई एल साइन थीटा, तो ये टॉर्क निकल के आता है 2 QL ई साइन थीटा। फिर से हम लोग इस 2 QL को रिप्लेस कर सकते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P से, तो ये बन जाता है PE साइन थीटा। ये फॉर्मूला निकल के आता है हमारा टॉर्क ऑन अ इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ई क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। पी क्या है? इसका डायपोल मोमेंट। और थीटा क्या है? थीटा वो एंगल है जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बना रहा है। अब ये टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इसकी डायरेक्शन जो निकलती है वो हम लोग राइट हैंड रूल से निकालते हैं, जो हमने वहाँ पढ़ा था क्लास 11th में। और इसकी डायरेक्शन यहाँ पे क्या क्या होगी? ये डाउनवर्ड होगी, इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर होगी और डाउनवर्ड होगी। कैसे निकालते हैं हम लोग? जो हम ऐसे राइट हैंड रूल यूज करते हैं, तो जो फिंगर्स हैं उसको पी की डायरेक्शन में रखते हैं। पी की डायरेक्शन क्या है? ये है पी, यहाँ पे रखते हैं। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है? राइट साइड है। तो पी की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को रखा राइट हैंड के, और फिर उसको ई की तरफ रोटेट किया। तो जो थंब है, जो थंब डायरेक्शन बताएगा वही होती है टॉर्क की डायरेक्शन। तो वो क्या होगा, इस इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा और डाउनवर्ड होगा इधर, ऐसे कहीं ये 3 डायमेंशनल में इसको विजुलाइज करें तो ये नीचे की तरफ कहीं आएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर होगा। तो ये होती है हमारी टॉर्क की डायरेक्शन। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये आता है टॉर्क ऑन अ डायपोल। अच्छा, इसको हम लोग वैसे भी लिख सकते हैं
मतलब वेक्टर फॉर्म में इसको लिखते हैं, टाउ इज इक्वल्स टू, क्योंकि पी भी एक वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर है, तो पी क्रॉस ई, ऐसे कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसलिए जब इसको ओपन करते हैं तो साइन थीटा टर्म आ जाता है, थीटा जो होता है वो पी और ई के बीच का एंगल होता है। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।